चलो हेडिंग डालो, रोल्स थ्योरम। नहीं पढ़ा ना? नॉट इन जेई मेंस बट सीईटी एडवांस दोनों में है। तो चलो रोल्स थ्योरम देखो। एवरी थ्योरम क्या होता है आपके पास, हमने पहले भी कोई थ्योरम पढ़ते टाइम बात करी होगी। कुछ कंडीशंस रहेगी, उसके बेसिस पे कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होंगे। ऐसे ही होता है, सेम यहाँ पर भी है। ये थ्योरम है तो कुछ कंडीशंस है, देन उन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद किसी फंक्शन का कोई स्पेशल रिजल्ट आएगा। एवरी थ्योरम की यही कहानी रहती है, राइट। इधर कंडीशंस क्या है, अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट इज डिफाइंड इन द क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी सच दैट, पहला कंडीशन है कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा बी। दूसरा कंडीशन है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा बी। वाई ओपन इंटरवल, अगर डिफरेंशिएबिलिटी के टाइम का कुछ याद होगा तो एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी की ओनली वन कंडीशन है, इट शुड बी कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट देन इट विल बी डिफरेंशिएबल। सो आपको सिर्फ a कॉमा बी में कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में देखनी है, पर डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में चलेगी। क्यों ऐसा ओपन इंटरवल में क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि एंड पॉइंट पे डेरिवेटिव का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, वर्टिकल टेंजेंट बन जाए, बट अगर वो एंड पॉइंट है देन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये याद है ना? ओके फिर एक और थर्ड कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अगर इस कंडीशन के साथ में कोई भी ग्राफ बनाओ तो रिजल्ट बहुत आसानी से दिखेगा। इधर मान लो ए था और ये पॉइंट बी है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो इक्वल है ना, मतलब दोनों सेम लाइन पे आएंगे। सो आप इधर से इधर तक ग्राफ बनाओगे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। सो अगर ये ऊपर जाएगा तो वापस उसको टर्न लेके नीचे आना पड़ेगा। अगर मान लो ए और बी पे इधर आ रहा है, अगर इधर चला गया नीचे तो वापस घूम के आना ही पड़ेगा ना उसको। ओ ये क्या हुआ भाई? किसी भी तरीके से बनाओगे आप, डायरेक्टली भी बना सकते हो ऐसे, बट अगर इधर से पॉइंट से उठ के इधर वापस ऐसे कुछ ना कुछ टर्न लेके वापस आना पड़ेगा ना, आइदर स्ट्रेट जाओगे, करेक्ट। तो इन सब में एक चीज कंफर्म है कि एटलीस्ट वन वर्टेक्स बनेगा, दैट इज आइदर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा या फिर एक वर्टेक्स बनेगा, दैट इज एक जगह पे तो टर्न लेना पड़ेगा। सेम लाइन से स्टार्ट हो गए, सेम इधर जाना है आपको। अगर ऊपर चले गए नीचे चले गए तो टर्न लेके वापस सेम पॉइंट पे आने के लिए आपको टर्न लेने पड़ेगा ना, ऑब्वियस कहानी है। हाँ, और इधर में या इधर में टेंजेंट का स्लोप कितना होता है? 0। सो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सी ऑफ रोल्स थ्योरम। दैट इज अगर ए टू बी में कंटिन्यूअस है फंक्शन, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, देन अब रिजल्ट आएगा दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी। करेक्ट, एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये भी कंफर्म है कि सी ए और बी के बीच में ही आएगा, ए से पहले या बी के बाद में नहीं होगा। हाँ हो भी सकता है फंक्शन और बड़ा रहेगा, आगे डोमेन रहा, उधर का हम कुछ कमेंट नहीं कर रहे, बट ए और बी के बीच में एटलीस्ट वन आएगा। वन से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे वन दिख रहा है लेकिन यहाँ पे तो 3 टाइम्स डेरिवेटिव 0 होगा ना, दैट वर्टेक्स पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट 3 टाइम्स डेरिवेटिव 0, बट एटलीस्ट वन आएगा। हाँ तो बस यही आया रिजल्ट, एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। बस इतना ही है। हाँ लिख लो। अच्छा, तो अब इससे कुछ और स्पेशल रिजल्ट्स आएंगे रोल्स थ्योरम से, जो मे भी आपने क्वाड्रेटिक में या किसी और जगह पे यूज़ किए होंगे, समटाइम्स फंक्शन में भी यूज़ किए होंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के नाम पे। बट यहाँ पे और उसको अच्छे से देखें तो कोई भी फंक्शन लिया मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या इक्वेशन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेट्स इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो एक्चुअली एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा आया ना, करेक्ट। देन इसका डेरिवेटिव विल बी 0 बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो हम लोग यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं? किसी भी फंक्शन के
टू रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव का एटलीस्ट वन रूट आएगा। रूट का मतलब वैल्यू इज जीरो ना, तो ए और बी दोनों पे वैल्यू जीरो आ रही, इधर से और इधर से फंक्शन पास हो रहा है और डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऑब्वियसली उसके डेरिवेटिव का एक रूट जीरो आने वाला है, बिकॉज एक वर्टेक्स वहां पे बनेगा। सो कोई भी टू रूट्स किसी इक्वेशन के हैं उसके बीच में एटलीस्ट वन रूट उसके डेरिवेटिव का आएगा। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अगर रिपीटिंग रूट है देन क्या? अभी मैंने बोला है सी लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, नाउ अल्फा इक्वल टू बीटा, दैट इज रिपीटिंग रूट। तो अब अल्फा और बीटा के बीच में सी आना चाहिए था, करेक्ट। तो अल्फा और बीटा सेम हो गए तो बीच वाला नंबर सैंडविच थ्योरम के टाइप से सोच सकते हो। अल्फा और बीटा दोनों राइट और लेफ्ट साइड सेम हो गई तो सेंटर वाला पॉइंट भी सेम ही आएगा ना। तो अगर अल्फा एंड अल्फा आर द रूट्स, देन डेरिवेटिव का भी रूट कौन आएगा? अल्फा। आप बहुत आसानी से ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो कोई फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, यही फंक्शन है, इसके टू रूट्स कौन कौन से हैं? अल्फा एंड अल्फा, इट्स रिपीटिंग रूट्स। सो इसका डेरिवेटिव मैं निकालूंगा, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स, देन इट विल बी टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा, उसका भी एक रूट अल्फा आया क्या? हाँ। तो कोई भी रूट अगर रिपीट कर रहा है तो उसके डेरिवेटिव का भी सेम रूट रहेगा। अगर कोई रूट थ्री टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसके डेरिवेटिव का कितने बार रिपीट करेगा? दो बार। यहां से सोच सकते हो, पावर थ्री को डिफरेंशिएट करोगे तो पावर टू बचेगा ना। सो अगर कोई रूट थ्री टाइम्स रिपीट कर रहा है, अगर मान लो एफ के पास के थ्री रूट्स है अल्फा अल्फा अल्फा, तो एफ डैश के दो रूट्स फॉर श्योर अल्फा एंड अल्फा आएंगे, एंड एफ डबल डैश का भी फॉर श्योर एक रूट क्या आएगा? अल्फा। वैसे ही अगर फोर रूट्स रिपीट कर रहे होते तो एक स्टेप और बढ़ जाती, थर्ड रूट तक, सॉरी थर्ड डेरिवेटिव तक सेम रूट मिलता। कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, तो इसको नोट करके लिखेंगे। लिखो, फॉर एनी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, नोट में लिखो, फॉर एनी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन comma between any two roots of the function there exists at least one root of its derivative. Between two roots of the function there exists at least one root of its derivative. There exists at least one root of its derivative. Second note लिखो, if a function has repeating root, if a function has repeating root, say alpha, मतलब अल्फा ले लेते हैं, then its derivative will have the same root alpha. Then its derivative will have the same root alpha. That is, मतलब इसको आप जनरल तरीके से वो n के टर्म्स में लिख रहे हैं। If a function has repeating root alpha n times, that is, if a function has repeating root alpha n times, repeating root alpha comma n times, then its derivative will have alpha as a root n minus 1 times. कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट बेसिस जो रोल्स थ्योरम पे होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं। कंडीशंस चेक करो, अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, अगर अप्लाई हो रही है तो सी का वैल्यू निकालो।
कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है, देन वी विल से रोल्स थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई, या सी ऑफ रोल्स थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। वो सी स्टैंडर्ड नोटेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमने अपनी मर्जी से सी लिखा है। दस ए और बी को बदल सकते हो आप, ए और बी कोई भी 2 पॉइंट्स है, अल्फा बीटा लिखो, गामा डेल्टा कुछ भी लिखो। द सी ऑफ रोल्स थ्योरम, वो सी बड़ा ही ऐसा ही, जैसे कॉन्स्टेंट्स रहते हैं अलग अलग नाम से, उनका फिक्स रहता है कि इस कॉन्स्टेंट का नाम ऐसे ही लिख रहे हैं, तो रोल्स थ्योरम का कॉन्स्टेंट मतलब सी। जैसे कोई और कॉन्स्टेंट तुमने पढ़ा होगा ऐसा जो फिक्स है, हाँ केमिस्ट्री का के, वो फिजिक्स का के, करेक्ट, हाँ फिक्स होता है ना के, हाँ वैसा ही अपना सी है, बट सी की वैल्यू पता नहीं होती है, वो निकालना पड़ता है, तो जनरल नोटेशन इज सी। हाँ वो बोल भी सकते हैं, सी का कुछ और नाम दे दिया उन्होंने कि रोल्स थ्योरम का कांस्टेंट पी हो गया, देन पी निकालो तब ठीक है, अदरवाइज सी इज द जनरल नोटेशन, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आ जाते हैं, जस्ट फाइंड दिस सी, और वो भी बहुत छोटे से फंक्शन में, तो वो पहले मेंस में भी आते थे, सीडी में आज भी आते हैं। एडवांस में डायरेक्ट सी निकालने वाले क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, और फिर डेरिवेटिव को जीरो सॉल्व करना है। हाँ अगर उनको फंक्शन बहुत उल्टा सीधा लेके रूट से ही पूछना है तब ठीक है, तब वो एडवांस में पूछ सकते हैं, बट चीज़ें एडवांस में जस्ट सी निकालने वाली नहीं है। हाँ लेकिन उसका एप्लीकेशन, जैसे अभी ये 2 नोट्स लिखे इस तरीके से, या कोई और एप्लीकेशन जहाँ से आपको लोकेशन ऑफ रूट्स पता चल रहा है, तो लोकेशन ऑफ रूट्स का एप्लीकेशन एडवांस में भी काफ़ी आता है, ठीक है। एक्चुअली हमें सिर्फ क्या पता चल रहा है, वो डेरिवेटिव जो है उसके रूट्स का लोकेशन ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। क्वाड्रेटिक याद आ रहा है, याद आ रहा है ना, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स का लोकेशन पढ़ा था, वहाँ पे एफ ऑफ अल्फा बीटा पॉजिटिव नेगेटिव किया था, वो सब कंडीशंस। सो अभी यहाँ पे लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए एक और चीज़ आ गई, अगर फंक्शन की वैल्यू 2 बार सेम आ रही है तो उसके डेरिवेटिव का रूट उन दोनों के बीच में आएगा। बट हमें कैलकुलेशन उल्टा भी करना पड़ता है, आपके पास फंक्शन गिवन है, उससे इंटीग्रेट करके ऊपर वाला फंक्शन निकालेंगे। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे रखा है जी, जी का इंटीग्रेशन इज एफ, तो एफ का डेरिवेटिव इज जी, ठीक है। बट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते बिकॉज इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। हाँ बट वैसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक में अगर आपने उस टाइम पे सॉल्व किया होगा तो हर बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जहाँ पे डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन का यूज करके तुम्हें रूट्स फाइंड करना था। ए बी सी इनमें कोई रिलेशन फाइंड करने वाली कहानियाँ उस टाइम पे स्किप किए होंगे या गूगल किया होगा। हाँ वो इस बेसिस पे, मतलब इधर के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी इतना ही था, तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे आएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ले लिया मैंने कुछ, 1 माइनस एक्स रेस टू 2/3, नहीं यार 2/3 नहीं लेता, थोड़ा अच्छा आसान से ले लेते हैं, रूट ऑफ क्या लूँ यार, चलो x इंटू एक्स माइनस 5, ओके, फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू 0,5, check whether the Rolle's theorem applies or not. If applies, then find the C of Rolle's theorem. The question is C, वो C ही लिखा जाएगा, C of Rolle's theorem. क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होगा, चेक करने की जरूरत है नहीं, तो डायरेक्टली फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, और उसके लिए पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x² माइनस 5x, ऐसे सबने किया। अब मुझे डेरिवेटिव का रूट निकालना है, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, बट एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 5 का वैल्यू, तो एफ ऑफ 0 इज 0, एफ ऑफ 5 भी कितना आ रहा है 0, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया, तो ऑल 3 कंडीशंस हो गई, दैट इज ये कंटिन्यूअस भी हो गया, फिर डिफरेंशिएबल भी हो गया, और फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये 3 कंडीशंस हो गई, देन एफ डैश ऑफ एक्स विल बी 0 फॉर एटलीस्ट 1 सी, तो जहां पे 0 होगा दैट रूट इज कॉल्ड सी, राइट। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, इट विल बी 2x माइनस 5, दैट वैल्यू इज 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/2, यही रोल्स थ्योरम का सी हो गया, आया था, ओके। तो अगला क्वेश्चन करते हैं,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 3, थोड़ा बदलना पड़ेगा, मतलब इतना सा जस्ट नहीं, साथ में कुछ और देने वाला हूँ। चलो पावर e रेस टू माइनस एक्स बाई टू। वेरीफाई फॉर द रोल्स थ्योरम, इफ एप्लीकेबल देन फाइंड c ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू -3, 0। So polynomial into e raised to x both are continuous and differentiable, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ओनली डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या है आंसर। c क्या आएगा, मैंने c पूछा है, -1 3 -2 बोल रहे हो ना, c का वैल्यू 3 और -2 फाइनल आंसर है। हाँ c शुड लाई बिटवीन द गिवन इंटरवल ना, -3, 0 के बीच में होना चाहिए c, तो ओनली -2 इज द आंसर। अगेन कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कुछ भी करने का जरूरत है क्या, अच्छे फंक्शन है दे रखा है अपने को पता है, पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो ओनली चेक द थर्ड कंडीशन, दैट इज एफ ऑफ -3 और एफ ऑफ 0 दोनों कितने आ रहे हैं, 0 ही आ रहे हैं, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ गया, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है। देन डायरेक्टली फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 लिखा है, तो प्रोडक्ट रूल का यूज करके डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 2x प्लस 3 ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x को कॉपी किया, ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू हाफ, करेक्ट, सो दिस वैल्यू शुड बी 0, तो ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2 तो कॉमन आ गया, क्या बचा इधर से 2x प्लस 3 और ये माइनस हाफ इंटू ये सब, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x बाई 2 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, क्या बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और डिवाइडेड में 2 था और ये x बाई 2 भी है, बट x बाई 2 तो कभी 0 ही नहीं होता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो ओनली रूट्स किसके आएंगे इस क्वाड्रेटिक के, और वो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और फैक्टर्स आर x माइनस 3 एंड x प्लस 2, सो x इज -2 और 3, बट c शुड लाई बिटवीन, करेक्ट, -3 और 0 के बीच में ही आना चाहिए c, सो c का वैल्यू -2 हुआ, ठीक है। अगला verify the Rolle's theorem, if applicable find c। क्यों कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, कौन सी कंडीशन, वो तो हो रहा है 0 0 आ रहा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू द एफ ऑफ -1 आ रहा है ना, हाँ दिस फंक्शन इज नॉट पॉलिनोमियल, पावर 2/3 है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ना, तो जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया 0 माइनस 2/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 -1, तो वो पावर में कितना आ गया -1/3, इट मीन्स -2/3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 1/3, सो 0 पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिटवीन -1 and 1, so Rolle's theorem is not applicable। 3 कंडीशंस थी, कंटिन्यूअस है,
एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 भी आ रहा है, वो 0 0 ही बन रहा है। -1 का पावर 2/3 करोगे वो भी 1 आएगा बिकॉज ऑफ पावर 2 स्क्वायर हो गया, 1 पे भी वो 1 ही आएगा। तो एफ ऑफ -1 इक्वल टू एफ ऑफ 1, बट ये डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन फेल हो गई, ये दोनों तो ट्रू हो गई थी, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, हाँ वो लिख लो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद फिर एलएमवीटी पढ़ेंगे, एक और थ्योरम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस के साथ दिया जाएगा, लिखो बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बिटवीन एनी टू रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, between any two real roots of the equation e raised to x into sin x minus 1 equal to 0, there exist नहीं between any two real roots of the equation, the equation फिर से कॉमा लगा के, the equation e raised to x into cos x plus 1 equal to 0, the equation e raised to cos x plus 1 equal to 0 will have हाँ ये -1 बाहर है, मतलब ये एक साथ है फिर -1 है, फिर से ये ऐसा है और फिर +1 है, ऐसे लिखा ना। हाँ साइन एक्स के साथ में -1 +1 नहीं है, वो -1 पूरे के बाहर है। विल हैव ऑप्शंस है, पहला एट मोस्ट 1 रूट, सेकेंड एट लीस्ट 2 रूट्स, the first option was at most 1 root, the second option was at least 2 roots, third option is at least 1 root, at least 1 root, fourth option is no roots. These are the 4 options. तो फिर फंक्शन को कुछ और तरीके से देखेंगे, मैनिपुलेट करेंगे ताकि हमें डिफरेंशिएशन इस तरीके का मिले। ये तो क्लिक हो रहा है, इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में आना चाहिए, राइट, बट डेरिवेटिव एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ नहीं रहा है। पर ये तो इक्वेशन थी, मुझे कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने पे टर्म्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और वो वापस से 1 आ रहा है। ऊपर में तो x नहीं है ना, x होता तो डेरिवेटिव 1 आता। तो एक्चुअली इसको मैनिपुलेट करके आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और ये माइनस का प्लस भी हो रहा है, माइनस का प्लस तो कॉस का डेरिवेटिव और साइन का डेरिवेटिव होता है, सही होता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वेशन, इसके रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है, ओके। तो e रेस टू एक्स को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो साइन एक्स माइनस, या उधर भेज दिया, साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1, देन साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो सेम इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, बिकॉज इसी इक्वेशन को लिखा है ना मैंने। अभी इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो नीचे वाले इक्वेशन के भी रूट्स क्या आएंगे, अल्फा बीटा। अब मुझे ये पता है कि मुझे साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस लाना है, ये भी कंफर्म है, और मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज प्रोडक्ट रूल लगेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ होगा जो कि कॉस एक्स आएगा। सो हमने ई रेस टू एक्स को हटा दिया। अब अगर एक चीज आपने करेक्ट की है तो बाकी रिमेनिंग चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट ही आएगी। जैसे आपने जस्ट साइन एक्स को सेपरेट किया सच दैट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आए, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस वाला जो फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली आने वाला है। बिकॉज अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो साइन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0।
सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। नाउ एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, cos x प्लस ई रेस टू माइनस एक्स ना, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो इसका एक रूट आएगा ना c बिटवीन अल्फा एंड बीटा, करेक्ट। ऊपर वाली इस इक्वेशन के एफ एक्स के रूट्स अल्फा बीटा है, तो उसके डेरिवेटिव का एक रूट c रहेगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बट हमसे तो फिर से कुछ और फॉर्म में पूछा है, तो अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये इक्वेशन और ये सेम है? हाँ सेम है। ई रेस टू माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 बाई ई रेस टू एक्स एंड दैट वैल्यू इज 0, एलसीएम लिया तो ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका एक रूट रहेगा c, एटलीस्ट एक रहेगा, यही रोल्स थ्योरम की कहानी है। हाँ, सो वी कैन से कि एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल लाई बिटवीन द रूट्स ऑफ अदर इक्वेशन, ऊपर वाली। तो सी ऑप्शन, सी था ना, तो क्या सही गया था है? हाँ, नोट कर सकते हो, रीजनिंग अपने वर्ड्स में लिख लेना। अगर ऐसा कोई पॉइंट लग रहा है जो भूल जाओगे तो खुद से लिख लेने का कि ठीक है हमने कैसे अप्रोच किया। हाँ, यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, ये कंफ्यूजिंग पार्ट हुआ। तो अब यहाँ से करना है तो इधर बहुत मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे? ए रेस टू एक्स कॉमन निकाला तो साइन एक्स कॉस एक्स वाली कहानी है, इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूला का यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसमें एंगल बदल जाएंगे, हाफ एंगल वगैरह वगैरह उसमें जाएगा। सेम एंगल्स के टर्म में नीचे वाले इक्वेशन को भी लेके जाएंगे। तो आपको या फिर हाँ इसमें और उसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और वो रिप्लेस करना है। वो हाफ एंगल पता नहीं किधर किधर क्या क्या करेंगे, बहुत उल्टा सीधा होगा। तो वो डायरेक्ट बना इसके लिए कि आप मैनिपुलेट करके सेम फॉर्म में लाओ। चलो, हो गया इतना लिखे हुआ। हाँ, अगला हेडिंग डालो, LMVT। जो भी है पढ़ लो, लेग रेंज लाग लेग जो भी पढ़ना है पढ़ लो तुम लोग। स्पेलिंग यही होता है, मेरे को पता है। एलएमवीटी थ्योरम, अगर जस्ट कहीं किसी रेफरेंस में आया मीन वैल्यू थ्योरम, तो एक्चुअल मीन वैल्यू थ्योरम इज द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। रोल्स थ्योरम वाज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ एलएमवीटी। ठीक है, जस्ट स्पेशल केस, एक अभी पता चलेगा। बट रोल्स थ्योरम इसलिए पढ़ते हैं हम लोग बिकॉज हमने उस टाइप की चीज़ें पहले कहीं कहीं कर रखी। ठीक है, दो रूट्स की चीज़ें, बीच में वर्टेक्स बनेगा, ये समझना आसान होता है। और हिस्ट्री ऐसी रही है एग्जाम्स की, रोल्स थ्योरम ज़्यादा पूछा गया है, मेंस में भी। हाँ, अब कहानी बदल रही है बिकॉज मेंस में अब ये दोनों थ्योरम्स हैं नहीं, तो एडवांस में ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा वो ज़्यादा, एडवांस के लिए सब इक्वल है। ठीक है, तो एलएमवीटी क्या है आपके पास? फिर से अगेन सेम कहानी, कुछ कंडीशन से आएगी, कुछ स्पेशल रिजल्ट होगा, यही थ्योरम होता है। कंडीशन इसकी बड़ी आसान है। मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर द क्लोज इंटरवल a, b। तो पहला कंडीशन कंटिन्यूअस इन क्लोज या ओपन क्लोज्ड इंटरवल a, b। दूसरा भी बता दो, डिफरेंशिएबल इन, देखो तुमको खुद से आती, यही दो कंडीशन है बस। देन अब यहां पे कॉर्ड, फिर से कॉर्ड की कहानी है। तो देन एफ डैश ऑफ सी, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल, देन there exists at least c between a and b such that f dash of c is f of b minus f of a divided by b minus a। ये किसी लाइन का स्लोप दिखाई दे रहा है, y2 minus y1 by x2 minus x1। हाँ, तो एक्चुअली
ज्योमेट्रिकली क्या कहानी है ये, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, जस्ट अच्छा दिखे, कहीं भी बन सकता है। ओके, मान लो ये पॉइंट था ए, तो इधर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। दूसरा कोई पॉइंट है बी कॉमा एफ ऑफ बी। कोई भी कर्व है ऐसे बन रहा है। सो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन दैट इज कॉर्ड ऑफ दिस फंक्शन, ये एम। एम क्या आएगा बताओ, करेक्ट। अब अगर ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो यहां पे टेंजेंट अगर अक्यूट एंगल बना रही है तो इधर में अरे यार हाँ भाई, क्या था नीचे, बी माइनस है, यहाँ पे ये कॉर्ड है। अच्छा इधर में हम लोग टेंजेंट और कॉर्ड के रिलेशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये कर्व था ऐसे, इधर ये डिफरेंशिएबल है, स्मूथ फंक्शन है, तो कोई भी टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे कुछ स्लोप के साथ बनेगी, लेट्स से नेगेटिव स्लोप वाली कहानी है। फिर ऐसे ऐसे टेंजेंट चलते हुए जाएगी और बाद में इसको ऊपर से कट करेगी ना इधर वाली टेंजेंट, तो इधर में ऑल पॉसिबल स्लोप्स की टेंजेंट कहीं ना कहीं मिलेगी ना, बिकॉज स्मूथ कर्व है। तो डायरेक्टली ऐसे जंप तो मारेगा नहीं कि एक बार स्लोप 2 आया, अगले जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे स्लोप 3 आ गया, 2 के बाद में 2.01 ही आने वाला है, कंटिन्यूअस ही रहने वाला है ना डेरिवेटिव भी। तो यहाँ पे इस लाइन से कम रहेगा स्लोप, यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप इस लाइन से ज्यादा आएगा, तो बीच में कहीं पे इस लाइन के स्लोप के इक्वल वाला टेंजेंट भी आएगा ना, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, इसके पैरेलल एक टेंजेंट बनेगी ना, ठीक है। अभी वो जस्ट डायग्राम ऐसा दिख रहा है कि वर्टेक्स पे टेंजेंट दिख रही है, बट नहीं भी हो सकता वर्टेक्स, मान लो ये ऐसे आया, अरे वर्टेक्स ही बनेगा क्या, हाँ ऐसा कुछ ऐसा है, तो इसके पैरेलल कहाँ बनेगी, कहीं तो बनेगी ऐसे, ठीक है ना। हाँ तो क्या पता चल रहा है यहां से कि अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड के पैरेलल एटलीस्ट एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे रूल्स थ्योरम में एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती थी, यहां पे भी है। मान लो फंक्शन इधर से स्टार्ट होके इधर जा रहा है, बट स्टार्ट ऐसे कुछ हो रहा है, तो इस कॉर्ड के पैरेलल कितनी टेंजेंट्स होगी, 2 दिख रही है। हाँ इसके पैरेलल एक टेंजेंट यहां से बन जाएगी इधर, एक इसके पैरेलल यहां से बनेगी, तो 2 टेंजेंट्स तो दिखाई दे रही है ना आपको। हाँ एक से ज्यादा भी हो सकती है, बट फॉर श्योर एक तो आएगी, क्योंकि उसको ऐसे कहीं से तो टर्न लेके आना पड़ेगा, तो एक टेंजेंट तो इस कॉर्ड के पैरेलल ही रहेगी। देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सी ऑफ रूल्स, सॉरी LMVT, ठीक है। हाँ तो क्या लिखा हुआ है इधर, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन, लिख लो, इतना नोट कर लो, फिर ज्योमेट्रिकली भी वो कॉर्ड वाला पॉइंट मैं बोल दूंगा। आ गए ज्योमेट्रिकली, इफ फंक्शन इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ लैग्रेंज या LMVT, then there will be at least one tangent, then there will be at least one tangent parallel to the chord, at least one tangent parallel to the chord joining the ends of the interval, end points of the interval. There will be at least one tangent parallel to the chord joining the ends of the interval. कोई कंफ्यूजन? अच्छा सिमिलर टाइप का एक और थ्योरम है, कॉचीस मीन वैल्यू थ्योरम, या कॉचीस थ्योरम ही बोलते हैं उसको, CAUCHY।
ठीक है, क्या क्या रीड करेंगे इसको? कॉचीज, हाँ सही बोला था ना मैंने। हाँ तो लिखो कॉचीज थ्योरम। ये मुझे डाउट है कि जेई एडवांस के भी सिलेबस या सीटी के सिलेबस में है भी या नहीं है, बट बहुत छोटा सा इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा है, बट मुझे डाउट है कि ये किसी के भी सिलेबस में है या नहीं है। कभी क्वेश्चन तो देखा नहीं गया शायद इस पर, मुझे याद नहीं है कि कभी किसी एग्जाम में मुझे इस पर क्वेश्चन दिखाओ। मतलब हो सकता है मैंने नहीं देखा हो, बट मुझे दिखा नहीं। मतलब मुझे डाउट है कि ये किसी भी एग्जाम के सिलेबस से, बट इतना छोटा है कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी तक हमने दोनों थ्योरम्स पढ़ी फॉर वन फंक्शन। अब बात आ रही है टू फंक्शंस के लिए। तो टू फंक्शंस है आपके पास, लेट्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देन देयर, और वही सेम कंडीशन, बोथ आर कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, और दूसरा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। बस इतना ही है, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a comma b. Then the result is there exists a c between a and b such that f dash of c by g dash of c is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a। देखने में लग रहा है दो अलग अलग थ्योरम्स पे एलएमबीटी अप्लाई किया और उनका रेशो निकाल लिया, बट क्या वो करेक्ट चीज है? ऐसे ही किया है क्या? मेरा पूछने का सेंस समझ में आना चाहिए कि नहीं। इसका सी और इसका सी अलग अलग हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन थे, एक का ग्राफ ऐसे बन रहा था, दूसरे का ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो ठीक है, दोनों का कॉर्ड या ऐसा कुछ था ए और बी पे। भाई इसका सी इधर आ सकता है, इसका सी इधर आएगा ना। मान लो ये एफ था और ये जी था, दो अलग अलग फंक्शन है एफ और जी, दोनों एफ पे एलएमबीटी अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों का सी सेम आएगा, ऐसा किसने बोला? सही बात है ना। हाँ, इसका कॉर्ड का स्लोप इस टेंजेंट का स्लोप होगा, इस कॉर्ड का स्लोप इस टेंजेंट का होगा, बट ये सी और ये सी अलग है, तो एफ डैश बाय सी जी डैश ऑफ सी तो अलग अलग हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि सेम सेम आए। हाँ, तो अब यहाँ पे एक्चुअली कहानी क्या है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का एप्लीकेशन है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने सिर्फ एक ही फंक्शन या डायरेक्टली एक्स और वाई निकाल के फंक्शन लिखा है। जैसे मेरे पास आता है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ऊपर लिखा है, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एनी कर्व ऐसा लिखा जा सकता है ना टी के टर्म्स में। हमने थोड़ा दिन पहले बात भी करी होगी पैरामेट्रिक फॉर्म की, या सर्कल स्ट्रेट लाइन अलग अलग टाइम पे आते रहते हैं, राइट। सो और अभी हाँ डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था। तो अगर कोई कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स, बट वेयर वाई इज एफ ऑफ टी, एक्स इज जी ऑफ टी, देन डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? एफ डैश ऑफ टी डिवाइडेड बाय जे डैश ऑफ टी। कन्फर्म है? अब अगर ये जो भी फंक्शन है ये x1 कॉमा y1 आता है, दूसरा x2 कॉमा y2 आता है, करेक्ट। अब इस पॉइंट के लिए t का एक वैल्यू आएगा, लेट्स ये t1 था और इधर एक t2 है, करेक्ट। तो t के टर्म्स में क्या आएगा? x1 का वैल्यू g ऑफ t1 और y1 का वैल्यू क्या आएगा? f ऑफ t1, करेक्ट। अच्छा, ये दूसरा वाला पॉइंट क्या आएगा t के टर्म्स में, बता सकते हो? हाँ, g ऑफ t2 कॉमा f ऑफ t2। तो इस कॉर्ड का स्लोप लिख सकते हो क्या? m। हाँ बताओ। हाँ, f ऑफ t2 माइनस f ऑफ t1 डिवाइडेड बाय g ऑफ 2 माइनस g ऑफ t1, बट दैट m विल बी dy by dx ना, यही एलएमवीटी है। तो यूजिंग एलएमवीटी
दैट m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। भाई ये फंक्शन तो कुछ था ना, y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। अब नॉट नेसेसरी वो f नहीं ले रहा हूँ बिकॉज f मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया। तो इस फंक्शन के कॉर्ड का स्लोप उसके बीच में किसी टेंजेंट के स्लोप के इक्वल आएगा। सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट m। हाँ लेकिन m और dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या है इधर बताओ। करेक्ट, तो f डैश ऑफ t g डैश ऑफ t। So this value is f of t2 minus f of t1 divided by g of t2 minus g of t1। हाँ तो बस उस स्टैंडर्ड नोटेशन में t की जगह पे क्या लिखा है c, t2 की जगह पे b और t1 की जगह पे a। क्या हुआ? हाँ? मक्खी। ये समझ में आया? इतना बड़ा टी नहीं दिखाई दे रहा, मक्खी दिखाई दे रही उधर। हाँ नोट कर लो। इस पे कुछ क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, प्रूफ बता दिया है, बस पैरामेट्रिक फॉर्म की कहानी है। गलती से कभी कहीं कुछ दिखा तो ठीक है, बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी किसी बुक्स में एडवांस में एप्लीकेशन मिल जाएगा, बट बहुत रेयर ही मिलता है। हाँ एडवांस के लिए मिल जाएगा, पर अलग अलग कोचिंग्स के टेस्ट में मिल सकता है। Find the c of LMVT of the function f of x is equal to root of 25 minus x square for the interval। क्या लो? चलो 0,5 c of LMVT। हाँ डायरेक्ट सी निकालने वाले क्वेश्चन हमने रूल्स थ्योरम के लिए कर ही लिया, सेम ही कहानी यहाँ पर भी है, तो मैं डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन फिर से नहीं दे रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा अच्छा रहे। सही बात है, बिल्कुल। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है tan x, तो आपको LMVT से पता है। अगर मान लो मैंने कोई फंक्शन लिया y इज इक्वल टू tan x फॉर द क्लोज्ड इंटरवल a, b, बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन π/2, सो 0a से b में tan x विल बी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। तो LMVT अप्लाई करूंगा अगर मैं, तो LMVT, तो डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स विल बी tan b माइनस tan है डिवाइडेड बाय b माइनस है, करेक्ट। और dy बाई डी एक्स विल बी सेक, तो सेक स्क्वायर c बोल सकता हूँ, और c लिखूँ, a लिखूँ, b लिखूँ, कुछ भी लिखूँ, राइट। तो सेक स्क्वायर ऑफ c इज इक्वल टू tan b माइनस tan a बाय b माइनस है। तो उन्होंने बस इसी को बोल के रखा है क्या, f ऑफ a, b। तो f ऑफ a, b विल बी सेक स्क्वायर ऑफ c फॉर सम c बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेक स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 भी होगा क्या,
नहीं, 1 आता है 0 पे, बट a तो 0 से ग्रेटर है, तो sec square is always greater than 1 means f of a comma b is always greater than 1. So the answer is D. ऐसे किया था, किसका किसका आया था बी? 4 भी आंसर आया था। आज एक भी आंसर आया तुम्हारा? फर्स्ट वाले का, इधर वाला कहाँ गया हो? क्या पंखा बंद कर दो? कौन सा बटन है? इधर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला? हाँ चलो नोट कर लो इतना। चलो मैक्सिमा एंड मिनिमा बड़ा ही मस्त चीज है। इंदौर के लिए है भाई फ्लाइट, फ्लाइट में 4 घंटे नहीं लगते हैं। वहां से डिस्टेंस मैटर करता है ना, हाँ तो वहां पे टाइम लगता है। ओला उबर मिलता है पर वहां से जाने में तो टाइम लगेगा ना एयरपोर्ट से। अब तुमको कैसे पता कि 4 घंटा? मेरा घर मुझे पता है ना, तुमको कैसे पता सर उधर से 4 ही घंटा लगेगा? मतलब इसको ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे बहस कर रहा है यार। मतलब इसको पता कैसे कि सर एयरपोर्ट से 4 ही घंटा लगेगा आपका घर? तुमको कैसे पता यार? ये गजब लेवल है। कैसे पता तुमको 4 घंटा लगेगा एयरपोर्ट से? उसको पता है सर, आपको नहीं पता। उसको पता। हाँ मुझे नहीं पता है। 4 घंटा ही है सर। कैसे पता तुमको? मैक्सिमम मिनिमम। चलो रे 10 मिनट पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, ठीक है। आज बीच में ब्रेक आ गया ना, इसलिए नहीं छोड़ रहा 5 मिनट जल्दी। मैक्सिमा एंड मिनिमा, 2 वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, एक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, दूसरा होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए वर्ड यूज होता है, कॉमन सेंस से भी समझ में आता है। मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। एंड द वैल्यू मतलब क्या? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? वैल्यू मतलब हमारे लिए वैल्यू का सेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, राइट? किसी फंक्शन का वैल्यू, वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो फंक्शन का वैल्यू मींस एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। तो मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इज 25, ऐसा मैंने वर्ड बोला। तो मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इज 25 मींस वाई कोऑर्डिनेट इज 25 या एक्स कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट। अब मैंने बोला मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन एट 25, मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन एट 25, मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं। एट 25 मतलब लोकेशन। तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? हाँ, इन वर्ड्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होता है ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स भी यहां पर आएंगे, ठीक है। अब मैक्सिमा और मिनिमम में हम लोग एओडी पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, बट जैसे बाकी सारे टॉपिक्स में इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन की हो, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। हाँ, हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने टेंजेंट देखा था, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन का टेंजेंट भी था। वी कैन से कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में कैटेगराइज कर सकते हैं। सेम कहानी यहाँ पर भी है, हम लोग नॉट डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को भी मैक्सिमा और मिनिमा, उसका भी मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड कर सकते हैं। वो ग्राफ की प्रॉपर्टी है। हम मैक्सिमम काम उसके डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बट पहला स्टेज क्या आएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, विदाउट डिफरेंशिएशन बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, थोड़ा आइडिया रहेगा भी, फिजिक्स में मोस्टली सबने पढ़ के रखा होगा, एक बेसिक आइडिया है। तो मैं डायरेक्टली ही बता देता हूँ कि अगर मान लो कोई ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा मान लो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये 2-3 ग्राफ मैंने बना दिए, 2-3 का एक ही बनाया। इसमें वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं 4। दिस फंक्शन, दिस पॉइंट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, बट ये चारों पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। लेकिन अब मैक्सिमा और मिनिमा में भी एक कहानी है,
अगर मैं इस लाइन को और नीचे बना दूं तो y कोऑर्डिनेट इन सबसे लेस यहां पर आएगा, ठीक है। फिर भी यहां पर टर्निंग पॉइंट है, तब इधर दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल का मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है, इंटायर ग्राफ में सबसे ग्रेटेस्ट y कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट इज द ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट, सबसे लोवेस्ट पॉइंट वाला इज ग्लोबल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है लोकल, लेकिन लोकल के लिए एक कहानी है, वो एंड पॉइंट्स पे नहीं बात करते हैं, लोकल टर्निंग पॉइंट्स पे बातें होती है, ठीक है। टर्निंग पॉइंट और वी कैन से क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट लिखा था हमने, लिखा था ना, हाँ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे बातें होती है। तो अब ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इधर भी है इधर भी है, तो और ये 4 पॉइंट्स है। अब इनमें ये दोनों अपने रीजन में सबसे ऊपर दिख रहा है, जस्ट इधर के रीजन में, यहां ठीक है ये ऊपर है, लेकिन ये सिर्फ यहां पास वाले रीजन की बात हो रही है। तुम लोकल को किसी और पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हो, गुंडा, लोकल गुंडा, लोकल गुंडा समझते हो ना? हाँ, तो अपने मोहल्ले का गुंडा एक होता है, फिर दूसरे मोहल्ले का गुंडा अलग होता है। हो सकता है दूसरे वाले मोहल्ले का गुंडा अपने वाले गुंडे से बड़ा है, भाई अपनी कंट्री का एक कोई माफिया वाला रहेगा, गुंडा रहेगा, फिर पूरे वर्ल्ड का भी कोई रहेगा, चाइना वाला भी कोई रहेगा। हो सकता है ना चाइना वाला ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे ही है ना? हाँ, बस यहाँ पे ऐसे ही है। अगर मान लो तुम्हारे मोहल्ले में ये सबसे बड़ा गुंडा है, तो आपके मोहल्ले का ये लोकल गुंडा हो गया ना, यस। तो लोकल मैक्सिमा इधर ही बना। दूसरी जगह का लोकल मैक्सिमा कुछ और हो सकता है किसी और जगह का लोकल मिनिमा और कम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी एक पॉइंट का लोकल मैक्सिमा किसी एक पॉइंट के लोकल मिनिमम से भी कम आ जाए। इधर का सबसे गरीब आदमी इधर के सबसे अमीर से भी ज्यादा पैसे रखता है, हाँ, मतलब गरीबी भी सोच सकते हो। इधर में ये सबसे गरीब है, बट इस मोहल्ले में ये सबसे अमीर था। इधर के अमीर के पास जितना पैसा नहीं उतना पैसा इधर के गरीब के पास है, पॉसिबल है ना? हाँ, तो इसका और इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। जस्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, राइट और लेफ्ट में कहा जा रही है चीजें। राइट और लेफ्ट का मतलब, अगर मैंने किसी पॉइंट x = a की बात करी, तो मुझे a प्लस और a माइनस पे फंक्शन की वैल्यू में कंपैरिजन करना है, दैट्स इट। और a प्लस और a माइनस बहुत अच्छे से जानते हैं, जस्ट नेबर में कौन सा पॉइंट है उससे बात हो रही है। तो राइट और लेफ्ट दोनों चाहिए, एंड पॉइंट पे नहीं चलेगा। हाँ, तो अब ये सब कहानी के बाद में डेफिनेशन a और a प्लस के टर्म्स में अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा की लिखूंगा तो क्या आएगा, बता सकते हो? तो लोकल मैक्सिमा मतलब ये पॉइंट आएगा, हाँ, ये लोकल मैक्स होगा ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? हाँ, ये होगा लोकल मिनिमा। ये वाला पॉइंट, हाँ, ये भी लोकल मिनिमा। बहुत सारे हो गए यार, थोड़े एक दो हटा दूं और लिखे, ये समझ गए ना ये? हाँ, और पॉइंट था क्या ऊपर एक? हाँ, ये पॉइंट क्या होगा? लोकल मैक्सिमम, करेक्ट। तो लोकल मैक्सिमा के लिए अगर मैं कैलकुलेशंस में देखूं कि वैल्यूज में क्या कंपैरिजन हो रहा है, तो जैसे अगर मान लो a पे लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमा पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज में क्या रिलेशन आएगा, f ऑफ a शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस, करेक्ट? सही है? a प्लस का मतलब समझ में आ रहा है, जस्ट बाद वाला पॉइंट। एंड द सेम नंबर शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस, a प्लस से भी ग्रेटर और a माइनस से भी ग्रेटर, देन इट विल बी लोकल मैक्सिमा। तो कॉमन सेंस से बताओ लोकल मिनिमा का डेफिनेशन क्या आएगा? हाँ, तो f ऑफ a का वैल्यू लेस रहेगा बोथ साइड से, a प्लस से भी लेस और a माइनस से भी, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसी बेसिस पे और कुछ ग्राफ बनाता हूं मैं, उनके बारे में बताओ कि वो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। अभी मैं नॉट डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी ले रहा हूं। दिस फंक्शन ए पे लोकल मैक्सिमा, लोकल पॉइंट है या नहीं है ये बताओ। मैक्सिमा मिनिमा किसी भी कोई भी एक पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है x = a पे, इसमें मैक्सिमा आ रहा है। हाँ, दिस पॉइंट इज f ऑफ a माइनस नीचे था ना, a प्लस भी तो नीचे ही था। हाँ, तो ये दोनों ही साइड से दिख रहा है कि f ऑफ a का वैल्यू ग्रेटर है, तो दिस पॉइंट इज लोकल।
लोकल मैक्स एट मतलब मैक्सिमा पूरा लिखा है वो एट एक्स इज इक्वल टू है। अब अगर मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस ग्राफ में, जस्ट थोड़ा सा, अब बताओ लोकल मिनिमा हो गया। हाँ, क्योंकि राइट में भी ऊपर जा रहा है, लेफ्ट में भी ऊपर ही था, मतलब यहां पे आएगा इसका a प्लस और a माइनस तो बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो हो तो गए ना दोनों, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों ग्रेटर है ना, a प्लस और a माइनस, तो इधर आ जाएगा लोकल मिनिमा। एक और फंक्शन लिया मैंने, अब बताओ। हाँ, लेफ्ट में लिमिट ग्रेटर है फंक्शन की वैल्यू से या लेस है? लेफ्ट वाला वैल्यू ग्रेटर है, राइट वाला वैल्यू? हाँ, तो लोकल पॉइंट हुआ क्या? नहीं, लोकल मैक्सिमा के लिए दोनों लिमिट राइट और लेफ्ट वाली लेस होनी चाहिए और मिनिमा के लिए दोनों लिमिट ग्रेटर होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही है। हाँ, तो यहां पे नो लोकल पॉइंट। कितने अच्छे लोग हैं, लोकल गुंडा ही नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब अपने पास ये तो चलो सिर्फ ग्राफ का यूज करके हमने देखा कि फंक्शंस में कब लोकल मैक्सिमा आएगा, कब मिनिमा आएगा। हमारे पास मेन टास्क है किसी भी गिवन फंक्शंस के लिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, जैसे यही ग्राफ ले लिया मैंने, तो इसके इस पॉइंट पे तो मैं डिफरेंशिएशन से आइडेंटिफाई करूंगा। कैसे करेंगे वो अभी सीखेंगे, शायद आज नहीं सीख पाएंगे। इस पॉइंट के लिए नॉट डिफरेंशिएबल वाली कहानी है, ठीक है। हाँ, बट ये कंफर्म है कि आइदर इस पॉइंट पे आएगा जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो, जहां पे टर्निंग पॉइंट था उधर ही आएगा ना लोकल मैक्सिमा मिनिमा। तो और टर्निंग पॉइंट्स पे क्या क्या हो सकता है? आइदर स्मूथ फंक्शन रहे, आइदर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहे, आइदर शार्प कॉर्नर रहे। इनको छोड़ के कोई और चीज हो सकती है? नहीं, और तो कुछ नया टाइप आएगा नहीं ना। हाँ, और ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स पे। और क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, आइदर जीरो आइदर डज नॉट एग्जिस्ट। यही दो कहानियां थी क्रिटिकल पॉइंट्स की। तो हम लोग एवरी फंक्शन के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही यूज करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद कैसे चेक करेंगे वो अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, हाँ, इतना लिख लेने का, ये छोटा छोटा पार्ट भी लिख लो। दिखाई दे रहा है क्या पीछे से क्या लिखा है? चलो फिर मिलते हैं ट्यूसडे को।